सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला इस वाले टॉपिक को, जहां से आप लोगों के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। और इसके बाद आप लोगों को दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो वर्णमाला क्या है और इसमें कितने वर्ण होते हैं। तो देखो, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ण या फिर ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण या फिर ध्वनि। और जब ये व्यवस्थित समूह बन जाती है तो उसको क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी कि वर्ण या फिर जिसको ध्वनि भी कहा जाता है, उनके व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? हम वर्णमाला कहेंगे। तो जिस प्रकार फूलों को मिलाकर माला बनती है, उसी प्रकार वर्णों को मिलाकर क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। और वर्णों की संख्या के बारे में आपको बताऊं तो वर्णों की जो कुल संख्या होती है, वर्णों की कुल संख्या है 52। हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? तो देखो, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या है 52। और 52 जो वर्ण है हिंदी में, इसमें 39 व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं। 39 व्यंजन होंगे और 13 स्वर होंगे। कुल वर्णों की संख्या 52, कुल व्यंजनों की संख्या 39, कुल स्वरों की संख्या 13। तो देखो, स्वरों और व्यंजनों के मेल से वर्णों की कुल संख्या होती है। तो 39 व्यंजन होते हैं और 13 स्वर होते हैं। तो कुल मिलाकर कितना हुआ? ये आपका 52 कुल यहाँ पर वर्ण हो गया। लेकिन अगर मूल वर्ण पूछ जाएगी, अगर मूल वर्ण की बात हो रही है, तो मूल वर्णों की जो यहाँ पर संख्या होती है, उनकी संख्या होती है 44, जिसमें जो यहाँ पर मूल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती है और जो मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या 11 होती है। तो ऐसे में मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना है। अगर टोटल पूछा जाएगा यानी कि कुल पूछा जाता है, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी, जिसमें कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 39 होगी। और कुल जो यहाँ पर स्वरों की संख्या है तो कितनी होगी? 13। तो इन दोनों को जब आप लोग व्यंजन और स्वर को मिलान कर दोगे तो कुल वर्णों की संख्या आ जाती है। और अगर मूल वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तो मूल वर्णों की जो संख्या है 44, जिसमें से आपके 33 कितने हैं? मूल वर्ण है और 11 आपके मूल स्वर होते हैं। तो ये आपके 44 यहाँ पर मूल वर्ण आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कुल वर्ण और मूल वर्ण की जो संख्या है वो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दी है। उसके बाद स्वर किसे कहते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? उन वर्णों को कहते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या फिर स्वर की सहायता यानी कि आवश्यकता महसूस नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या फिर स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अब लेखन के आधार पर देखो कुल कितने स्वर होते हैं। तो लेखन के आधार पर पूछा जाएगा, तो लेखन के आधार पर कुल 13 स्वर होते हैं, जिसमें 11 मूल स्वर होते हैं और 2 अयोगवा होते हैं। अंग और अह ये आपके अयोगवा होते हैं। तो देखो, लेखन के आधार पर कुल स्वरों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, जिसमें मूल स्वर कितने होते हैं? 11 और 2 आपके क्या होते हैं? अयोगवा। अंग और अह आपका क्या होता है? अयोगवा होते हैं। तो 2 आपके अयोगवा स्वर होते हैं। और उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। उच्चारण के आधार पर 3 भागों में, तो पहला जो भाग है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ये किसके आधार पर है? उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। ह्रस्व स्वर की जो संख्या होती है 4 होती है। दीर्घ स्वर की जो संख्या होती है वो 7 होती है। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? तो इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर जो 4 है उनमें कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री आपके क्या है? ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होंगे? इन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और
आओ आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाता है। उसके बाद उच्चारण के आधार पर जो तीसरा यहाँ पे भेद है, यानी कि तीसरा जो भाग है प्लुत स्वर है, तो इन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओम यहाँ पर प्लुत स्वर है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13, मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें 2 अयोगवाद स्वर होते हैं, अंग और अ। तो ये मिलाकर कितने बना देंगे, 13 स्वर बना देते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। हर्ष स्वर जिनकी संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वर जिनकी संख्या 7 होती है। हर्ष स्वर में बहुत कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में इन्हें बोलने में हर्ष स्वर से दोगुना समय लगता है। प्लुत स्वर जो होते हैं इन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि ओम। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। बात करेंगे संयुक्त स्वर के बारे में। तो संयुक्त स्वर की यहाँ पर बात हो रही है। अभी यहाँ पर आप लोग कन्फ्यूज़ मत करना, क्योंकि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं संयुक्त स्वर के बारे में। तो संयुक्त जो स्वर होते हैं वे स्वर होते हैं जो 2 भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। इनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। जो 2 भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं उनको क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। संयुक्त स्वर की अगर संख्या पूछी जाएगी तो 4 संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से, ए, आई, ओ और आओ। तो ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। अब देखो, ए जो होता है औ या फिर आ के साथ अगर ई या फिर बड़ी ई का मेल होता है तो क्या बनेगा, ए। औ या आ के साथ अगर ए का मेल होगा तो क्या बनेगा, आई। औ या आ के साथ अगर ऊ या फिर बड़ा ओ का मेल होता है तो क्या बनेगा, ओ। अगर औ या आ के साथ ओ का मेल होगा तो क्या बनेगा, आओ। तो ये आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए, आई, ओ, आओ। अब बात करेंगे घोष और अघोष स्वर या फिर व्यंजन क्या होते हैं। तो देखो, घोष जिनको सघोष भी कहते हैं, तो ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन महसूस होता है। तो ये क्या होते हैं, घोष या फिर जिसको सघोष भी कहते हैं। ये वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन महसूस होता है। और जितने भी स्वर होते हैं ये क्या होते हैं, सघोष यानी कि घोष होते हैं। तो जितने भी स्वर यानी कि 11 आपके मूल स्वर हो गए और 2 आपके अयोगवाद स्वर हो गए, तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके हो जाते हैं सघोष, यानी कि ये आपके घोष स्वर है। और व्यंजनों में बात करूं तो व्यंजनों में हर वर्ग की बात हो रही है। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया। तो इन वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो क्या होता है, वो सघोष होता है। सघोष और घोष एक ही हुआ। तो हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका क्या होता है, सघोष होता है। तो जैसे हम यहाँ पे क वर्ग को मान के चलेंगे तो क वर्ग में सघोष कौन कौन होगा, तो हमने बात करी तीसरा, तो तीसरा वर्ण क्या होगा, ग, घ और ग। तो ग, घ, ग ये क्या होंगे, सघोष होंगे। तो इसी प्रकार हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो सघोष कहलाएगा। उसके बाद होगी बात अघोष की। तो अघोष क्या होते हैं, वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कोई भी कंपन नहीं होता। सघोष में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है जब उनका उच्चारण होता है, और जो अघोष होते हैं जब वर्णों का उच्चारण होता है तो स्वर तंत्रिकाओं में कोई भी कंपन नहीं होता। तो देखो, स्वरों में अघोष स्वर नहीं होते क्योंकि सारे स्वर जो होते हैं वो घोष होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो सघोष होता है। और अब देखो, वर्ग व्यंजनों में अगर बात हो रही है तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो अघोष कहलाता है। तो अघोष की पहचान आप लोगों को कैसे करनी, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में पहला और दूसरा जो वर्ण होगा यानी कि क और ख, पहला और दूसरा जो वर्ण होगा ये क्या होगा, अघोष कहलाएगा। इसी प्रकार क वर्ग में, फिर च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में पहला और जो दूसरा वर्ण होगा वो आपका क्या होगा, अघोष कहलाएगा। ये आपको अच्छे से यहाँ पे दिमाग में फिट होना चाहिए। पहला और दूसरा जो व्यंजन है हर वर्ग का
पहला और दूसरा जो व्यंजन है या वर्ण वर्ण है वो आपका अघोष कहलाता है, और सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा जो आपका हर वर्ग का वर्ण होता है वो आपका सघोष कहलाता है, और सारे स्वर आपके क्या होते हैं, सघोष कहलाते हैं। अनुनासिक और निरनुनासिक स्वर क्या होते हैं? तो अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, तो वो आपके क्या होंगे, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इन्हें चंद्र बिंदु से दर्शाया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो चांद, आऊँ, तो ये चंद्र बिंदु आप लोग ऊपर देख रहे हैं, तो ये आपके क्या है, अनुनासिक स्वर होंगे। यदि स्वर के ऊपर कोई मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल वहाँ पर बिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कोपल, तो कोपल में ओ की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं आएगा, सिर्फ बिंदी आएगी। तो अनुनासिक स्वर आप लोगों ने समझ लिया है। इसमें जब उच्चारण करते हैं स्वरों का, जब उच्चारण किया जाता है तो जो ध्वनि निकलती है मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। इन्हें चंद्र बिंदु से दर्शाया जाता है। अनुनासिक स्वर को चंद्र बिंदु से दर्शाया जाता है। अब दूसरा क्या होता है, निरनुनासिक। तो ये वे स्वर होते हैं जिसमें केवल जो उच्चारण है केवल मुख से होता है। निरनुनासिक में नाक से उच्चारण नहीं होता, केवल मुख से होता है। तो इसके उदाहरण क्या हो गए, अ, आ, ई, उ आदि इसके निरनुनासिक स्वर के यहाँ पर क्या होगा, ये उच्चारण मैंने आपको बता दिया किन किन का उच्चारण होता है। और निरनुनासिक में सिर्फ मुख से उच्चारण किया जाता है, इसमें नाक से उच्चारण नहीं किया जाता है। जबकि जो अनुनासिक है इसमें मुख और नाक दोनों से उच्चारण किया जाता है। अब देखो व्यंजन किसे कहते हैं और उनके मुख्य भेद क्या है। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन क्या हुए, उन वर्णों को कहेंगे जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, वो आपके क्या होंगे, व्यंजन होंगे। अब व्यंजनों की संख्या मैंने आप लोगों को ऊपर बताई थी, तो कुल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी, 39 बताई थी। अगर मूल व्यंजन पूछे जाएंगे तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का यहाँ पे पूरा क्लियर होगा। कुल व्यंजन पूछे जाएंगे तो 39 कुल व्यंजनों की संख्या। अगर मूल व्यंजन पूछे जाएंगे तो मूल व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं। अभी ये भी आपको बताऊंगा मूल व्यंजन क्या है और कुल व्यंजन 39 कैसे होंगे। देखो व्यंजनों को अब 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में, व्यंजनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, तो ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हवा जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। अब जो हवा है मुख के किसी न किसी भाग, तो मान लीजिए कंठ को स्पर्श कर रही है, या फिर तालु को, या फिर मूर्धा को, या फिर दंत को, या फिर ओष्ठ को, किसमें स्पर्श कर रही है। जो हवा है मुख के साथ साथ या कंठ को स्पर्श करेगी, या तालु को, या फिर मूर्धा को, या फिर दंत को, या फिर ओष्ठ को स्पर्श करेगी, तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्शी व्यंजन। तो देखो नाम से यहाँ पे प्रतीत हो रहा है स्पर्शी, यानी कि स्पर्श करेगी। जब हवा, जब यहाँ पे उच्चारण होगा तो उच्चारण में क्या होगा, जो हवा है मुख के साथ साथ अन्य किसी भाग को स्पर्श करती है, तो वो आपके क्या होंगे, स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है वो 25 होती है। स्पर्शी व्यंजनों की जो कुल संख्या होती है 25 होती है। वो 25 कैसी होगी, तो क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, उसी प्रकार चौ वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, ट वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, तो वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, पौ वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो 5 5 5 5 5 5 5 25। तो इस प्रकार जो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हुई 25 स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो गई। अब देखो अंतस्थ व्यंजन भी होता है। तो ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओंठों का आपस में पूरा स्पर्श नहीं होता है। तो ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होंठों का आपस में पूरा स्पर्श नहीं होता है। इनको क्या कहेंगे, अंतःस्थ व्यंजन। तो ये कितने होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 आपके होते हैं, य, र, ल, व। तो य, र, ल, व आपका क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। 25 धन 4, अभी कितने हुए, 29 हुए, अभी बचे हुए। तो देखो अब ऊष्म और संघर्षी व्यंजन भी होता है। तो ऊष्म और संघर्षी व्यंजन क्या हुए, तो इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से घर्षण के साथ ऊष्मा या फिर गर्मी पैदा होती है। तो इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या भी कितनी होती है, ऊष्म और संघर्षी जो व्यंजनों की संख्या होती है इनकी संख्या भी 4 होती है। तीनों प्रकार के श, 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 श और ह। यहाँ पर ऊष्मी व्यंजन है, श, श, श और ह आपके ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं।
तो आप लोगों ने देखे 25 आपके क्या हुए स्पर्शी व्यंजन, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन आपके 4 हुए, उसके बाद आपके 4 ऊष्म व्यंजन हुए। तो आपके ये 33 मूल आपके क्या हो गए, मूल व्यंजनों की संख्या हो गई। अब कुल मैंने आपको 39 बताया था, तो 39 कैसे होंगे वो भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। अभी तक आप लोग बस मूल का याद रखें, मूल जो व्यंजनों की संख्या होती है ये 33 होती है, और जो आपके कुल व्यंजनों की संख्या होती है वो 39 होती है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया है, अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। कुल व्यंजनों की संख्या 39 है। मूल व्यंजन अगर पूछे जाएंगे तो 33 मैंने मूल व्यंजन भी आपको बता दिए हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आएगी तो 25 स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है, जिसमें क वर्ग, चौ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, हर वर्ग के 5-5 वर्ण होते हैं। उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन आएगा, तो अंतःस्थ जो व्यंजन है य, र, ल, व, अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है 4 होती है। ऊष्म और संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तीनों प्रकार के श, 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 श और ह, ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है। अब आप लोगों ने यहाँ पे मूल व्यंजन देख लिए 33, लेकिन जो अभी बचे हुए 6 और व्यंजन है जो फिर टोटल बना देते हैं 39 व्यंजन, उसकी भी मैं आगे आपसे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। तो अल्पप्राण व्यंजन क्या होते हैं, ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। अल्पप्राण जो व्यंजन होते हैं ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। तो अल्पप्राण कौन कौन से होंगे, तो प्रत्येक वर्ग आप लोग मैंने आपको बता दिया, जैसे क वर्ग हो गया, चौ वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग होगा, प वर्ग हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो 5वां व्यंजन होगा या फिर वर्ण होगा वो आपका अल्पप्राण होगा। तो पहला जैसे क वर्ग हम मान के चल रहे, तो पहला क, उसके बाद ग, उसके बाद ग, तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके अल्पप्राण कहलाएंगे। उसी प्रकार महाप्राण व्यंजन आपके क्या होंगे, तो वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है। तो मुख से अधिक हवा निकलती है तो ये आपके क्या होंगे, महाप्राण। और महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो आपके क्या होंगे, महाप्राण व्यंजन होंगे। तो जैसे हम क वर्ग से लेंगे तो दूसरा ख होगा और चौथा ग होगा, तो ये आपके क्या होंगे, महाप्राण आपके व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो हम व्यंजनों की बात कर रहे थे, तो अब देखो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। देखो 4 आप लोगों ने संयुक्त स्वर देखे होंगे, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में, और हम बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो ये वे व्यंजन होते हैं जो 2 या फिर 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वो क्या होंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। और हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो हिंदी में जो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, अश्र, ये आपके 4 क्या होंगे, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो जो अक्ष है यहाँ पर जैसे कि परिभाषा से विदित है, 2 या फिर 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से। जो अक्ष किस किस के मेल से बनेगा, क और श के मेल से बन रहा है अक्षा। उसी प्रकार त्र किसके मेल से बनेगा, त और र के मेल से बनेगा त्र। उसी प्रकार ज्ञ किसके मेल से बनेगा, ज, और य के मेल से क्या बनेगा आपका, ज्ञ। और फिर आपका श्र किसके मेल से बनेगा, श, और र के मेल से आपका श्र बनता है। तो ये आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 हो गई। तो आप लोगों ने पहले कितने देखे थे, 33 आप लोगों की मूल व्यंजन आप लोगों ने ऊपर देख लिए। 33 में अब 4 ये संयुक्त व्यंजन जुड़ेंगे तो फिर आपके कितने होंगे, 37 अभी तक आप लोगों ने व्यंजन देख लिए हैं। उसके बाद देखो 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर जिनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं जिनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ये वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ तालु को छूकर छटके से नीचे की ओर आती है। और हिंदी में 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ड के नीचे जब बिंदी लगती है और ढ के नीचे जब बिंदी लगती है, तो ये आपके ड और ढ, तो ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन इनको कहते हैं। अब आप लोगों ने टोटल यहाँ पर 39 व्यंजन देख लिए हैं, जिसमें आप लोगों ने पहले 33 मूल व्यंजन देखे, उसके बाद आप लोगों ने 4 संयुक्त व्यंजन देखे और 2 आप लोगों ने उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन देखे। तो इस प्रकार आप लोगों ने 39 व्यंजन यहाँ पर कुल टोटल यहाँ पर देख लिए हैं।
39 आप लोगों ने टोटल व्यंजन देखे, 13 आप लोगों ने टोटल स्वर देखे, तो कुल मिलाकर वर्णों की संख्या 52। लेकिन अगर सिर्फ मूल पूछा जाएगा तो 33 आप लोगों ने मूल व्यंजन देखे थे, 11 आप लोगों ने मूल स्वर देखे थे, तो टोटल 44 मूल वर्ण। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको विस्तार से और अच्छी तरीके से समझा दिया वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन को। जितना अपने तरीके से मैं जो समझाना था मैंने आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है। और आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वर्णमाला से, इतने यहीं से बनने वाले हैं, इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने जितना समझा है, अब मैं आप लोगों का एक क्विक रिविज़न करा देता हूँ। तो वर्ण की क्या परिभाषा है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण को क्या कहते हैं? ध्वनि कहलाते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कई बार प्रश्न बन चुका है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसको ध्वनि भी कहते हैं। अब वर्णमाला की क्या परिभाषा है? तो सभी वर्ण जब मिलते हैं तो वहाँ एक व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाएगा? वर्णमाला कहा जाएगा। तो जैसे ये क एक वर्ण है, म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है। अब देखो, जब हम इन तीनों को आपस में मिला देंगे क म ल, तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। ठीक है, एक शब्द बन गया। अब जब 3, 4, 5 या फिर 5 से अधिक, 2 से अधिक मतलब अगर शब्द आपस में मिल रहे हैं तो फिर क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। इसी प्रकार वर्णमाला क्या है? जब सभी वर्ण जब मिलते हैं तो वहाँ एक व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्णों की जो संख्या मैंने आपको बता दी है, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो 39 होती है। कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 13 होती है। अगर वो सिर्फ मूल पूछेगा तो मूल वर्णों की संख्या 44 होती है, जिसमें व्यंजन अगर पूछेगा मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। मूल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 होती है। अब स्वरों का भी मैंने आपको बता दिया। स्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है और ये स्वतंत्र होते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है या फिर अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको क्या कहेंगे? आप स्वर कहेंगे। मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। और 11 कौन कौन से मूल स्वर है? तो ये मैंने आपको बता दिए, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। तो ये आपके क्या है? मूल स्वर कहलाएंगे। और अगर कुल स्वर पूछेंगे जिसमें 2 अयोगवाद जो स्वर है वो भी आ जाएंगे, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? 13। तो मूल स्वर और अयोगवाद जो स्वर है ये मिलकर 13 आपके स्वर बनाते हैं। तो अयोगवाद स्वर आपके कौन कौन से? अंग, जिसको अनुस्वार भी कहते हैं, और अह आपके विसर्ग कहते हैं। तो ये स्वरों की श्रेणी में रखे जाते हैं, हालांकि ये मूल स्वर नहीं कहलाते। और अगर कुल स्वरों की संख्या पूछेगा तो जिसमें मूल स्वर और अयोगवाद स्वर भी आ जाएगा, तो कुल स्वरों की संख्या 13 है और मूल स्वरों की संख्या आपकी 11 होती है। उसके बाद स्वरों का जो वर्गीकरण है, तो उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है 3 प्रकार से हुआ है: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के बोलने में कम या फिर बहुत अल्प समय लगता है उनको क्या कहेंगे? हर्ष स्वर। इनकी संख्या क्या है? 4, अ, ई, उ और री। ये क्या है? हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? जिनको बोलने में हर्ष स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है, वो आपके क्या होंगे? दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 7। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आई, ओ, आओ। तो ये आपके क्या है? आपके दीर्घ स्वर है। उसके बाद प्लुत स्वर जो आपके हैं, तो प्लुत स्वर क्या है? तो इनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो ये आपके प्लुत स्वर कहलाएंगे। जैसे ओम, ये जब आप किसी को पुकारते हो तो ओम अगर आप लोग बोल रहे हो तो ये आपका प्लुत स्वर होता है। उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण अन्य प्रकार से बताऊँ तो संयुक्त स्वर मैंने आपको बताए थे, व्यंजन भी मैंने आपको बता दिए हैं, 4 संयुक्त व्यंजन बता दिए और 4 संयुक्त स्वर मैंने आपको पहले भी बता दिए थे। तो संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 होती है। तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो 2 भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। तो संयुक्त स्वर आपके कौन कौन से? ए, आई, ओ, आओ आपके 4 संयुक्त स्वर है। ए अगर अ के साथ ई या फिर ई का मेल हो रहा है तो ए बनेगा। अगर अ के साथ ए का मेल हो रहा है तो आई बनेगा। अगर अ के साथ ऊ या फिर ऊ का मेल हो रहा है तो ओ बनेगा। अगर अ के साथ ओ का मेल हो रहा है तो आओ बनेगा। तो 4 आप लोगों ने संयुक्त स्वर भी यहाँ पर देख लिए। उसके बाद घोष और अघोष स्वर भी आप लोगों ने देखे। तो घोष स्वर क्या होते हैं? तो घोष और सघोष स्वर क्या होते हैं? तो जिन वर्णों व्यंजनों को बोलने में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन महसूस होता है वो आपके घोष या फिर उनको सघोष कहेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है वो आपका क्या होता है? सघोष कहलाता है। और
हर एक जो स्वर होता है वो आपका क्या होता है, स्वर, हर एक स्वर यानी कि आपका मूल स्वर और अयोगवा स्वर आपके क्या होंगे, शघोष स्वर कहलाएंगे। और उच्चारण स्थान के आधार पर आपको बताऊं तो उच्चारण स्थान के आधार पर भी मैंने आपको कह दिया, बता दिया। निरूनुनासिक आपके क्या होंगे, जिनमें उच्चारण केवल मुख से होता है, इसमें उच्चारण नाक से नहीं होता है। उदाहरण के लिए ये आपके अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए आई ओ औ, ये आपके क्या है, निरूनुनासिक है, ठीक है। उसके बाद अनुनासिक स्वर के होते हैं, जिनको बोलने में मुख और नाक यहाँ पर दोनों से वायु निकलती है, ठीक है। अब जो चंद्रबिंदु होते हैं तो इससे यहाँ पर इनको प्राय दर्शाया जाता है। तो देखो, यदि स्वर के ऊपर कोई मात्रा लगी हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल यहाँ पर बिंदी लगती है। तो आँख, यहाँ पर देखो कोई मात्रा नहीं है तो इसलिए चंद्रबिंदु आया है। और अगर आप लोग बिंदी यहाँ पर देखोगे तो जैसे बिंदी वाला देखना, अगर आपको जैसे कपोल हो गया, कपोल, तो यहाँ पे देखो मात्रा है तो यहाँ पे बिंदी आ जाएगी, तो यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं आ सकता। जहाँ पर ये मात्राएं आपको दिखेंगी ऊपर तो वहाँ पर आपको चंद्रबिंदु नहीं दिखेगा। अब अनुस्वार क्या होता है, तो ये एक अयोगवा क्या है, अयोगवा है जिसका उच्चारण नाक से होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, तो अनुस्वार का जो उच्चारण होता है नाक से होता है, और ये क्या है, एक अयोगवा है। और अनुस्वार जैसे स्पर्श व्यंजन से पहले आता है उसी के अंतिम नासिक वर्णों के रूप में उच्चारित ये होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गंगा, मंच, दंत, चंपा, इसके उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर के रूप में होता है जिससे पहले यह आता है। और विसर्ग क्या है, तो विसर्ग भी अयोगवा है जिसका उच्चारण ह की तरह होता है। अब व्यंजनों का विस्तृत अध्ययन भी मैंने वैसे आपको बता दिया, लेकिन देखो एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। तो व्यंजन क्या होते हैं, वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वे स्वतंत्र नहीं होते। परिभाषा क्या है, जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी बताई थी, कुल व्यंजनों की संख्या 39 बताई थी, जिसमें मूल व्यंजन भी थे, संयुक्त व्यंजन भी थे, द्विगुण व्यंजन भी थे। अब मूल जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है। इस पर मूल व्यंजन की संख्या कितनी, 33 है, जिसमें इस पर जो व्यंजन है उनकी संख्या 25 है, अंत्यस्थ व्यंजन की 4 है, और उष्म और संघर्षी व्यंजन की संख्या 4 है। तो ये आपके मिलके बनेंगे 33 आपके मूल व्यंजन। और टोटल अगर होगा तो उसमें फिर आपके संयुक्त व्यंजन भी आ जाते हैं और द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन भी आ जाते हैं। तो फिर मिलकर ये 39 टोटल व्यंजन बना देते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण भी मैंने आपको बताया। स्पर्शी व्यंजन आपके 25 होते हैं। तो देखो 25 कौन कौन से होते हैं, आपका क वर्ग हो गया, चौ वर्ग हो गया, टौ वर्ग हो गया, तौ वर्ग हो गया, पौ वर्ग हो गया। तो इसमें हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार 5 बजे 25। तो क वर्ग में कौन कौन से होगा, क, ख, ग, घ, ङ। तो ये आपके 5 वर्ण होंगे। उसी प्रकार चौ वर्ग में 5 वर्ण होंगे, टौ वर्ग में 5 वर्ण होंगे, तौ वर्ग में 5 वर्ण होंगे, पौ वर्ग में भी 5 वर्ण होंगे। तो ये मिलाकर फिर आपके 25 स्पर्शी व्यंजन बनाते हैं। अब देखो इनको याद करने के ट्रिक है, याद करने की कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो सबसे सरल जो ट्रिक है, KTM 2, KTM 2, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखो जो क वर्ग है तो उनका जो उच्चारण स्थान होगा कंठ होगा। उसी प्रकार चौ वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो तालु होगा। उसकी उसी प्रकार टौ वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा मूर्धन्य होगा। तौ वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य होगा। पौ वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। तो आप लोग यहाँ पर इस ट्रिक से याद रख सकते हो। क वर्ग का उच्चारण जो है गले से होता है, कंठ जिसको कहते हैं। चौ वर्ग का उच्चारण तालव्य से होता है, तालु से उच्चारण होता है। टौ वर्ग का उच्चारण मूर्धन्य से होता है, जीभ मुड़कर तालु से मूर्धा भाग को स्पर्श करती है, तो मूर्धा से यहाँ पर उच्चारण होता है टौ वर्ग का। तौ वर्ग का उच्चारण दंत से होता है और पौ वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी है, KTM 2, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजनों का आगे का वर्गीकरण जो है, तो यहाँ पे घोषत्व और प्राणत्व के आधार पर भी है। तो घोषत्व के आधार पर किस प्रकार होता है, तो अघोष क्या होता है, जिसमें स्वर तंत्रिकाओं में कोई भी कंपन नहीं होता है। तो प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा व्यंजन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और जो दूसरा आप लोगों का क्या होगा, वर्ण होगा, वो आपका क्या होगा, अघोष कहलाएगा। जैसे क वर्ग में क और ख ये आपके अघोष है, चौ वर्ग में च और छ आपके अघोष है। और जो घोष जो आपके सघोष या फिर जिनको घोष भी कहेंगे, तो ये क्या होते हैं, जब स्वर तंत्रिकाओं में कंपन महसूस होता है तो वो आपके क्या कहलाएंगे, सघोष या फिर घोष। अब देखो इसमें क्या होता है, जो प्रत्येक वर्ग है उसका तीसरा, चौथा और पांचवा
जो वर्ण होगा वो आपका सघोष या फिर घोष कहलाएगा, और जितने भी स्वर होते हैं वो आपके सघोष कहलाते हैं। ये काफ़ी सिंपल है याद करने के लिए। अघोष आप लोग याद रख लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, और सघोष जो आपका होगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन होगा वो आपका अघोष कहलाएगा। उसी प्रकार प्रणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो जिन वर्णों को बोलने में मुख से कम वायु निकलती है वो आपके क्या होंगे, अल्प प्राण। तो जिन वर्णों को बोलने में मुख से कम वायु निकल रही है तो वो आपके क्या होंगे, अल्प प्राण। और अल्प प्राण की पहचान कैसे करनी है आपको, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होगा वो आपका अल्प प्राण हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा आपका वर्ण होगा वो आपका क्या होगा, अल्प प्राण। और महाप्राण क्या है, जिनको बोलने में मुख से अधिक हवा निकलती है तो वो आपके क्या होंगे, महाप्राण होंगे। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा व्यंजन होगा, ये व्यंजन या फिर वर्ण होगा वो आपका क्या होगा, महाप्राण होगा। ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि कई प्रश्न यहाँ पर बनते अल्प प्राण और महाप्राण के रिगार्डिंग। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब देखो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं तो अंतस्थ व्यंजन क्या होंगे, आपके सघोष कहलाएंगे और ये अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से हैं, य, र, ल और व, ये आपके क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और ये चारों आपके सघोष है और सघोष के साथ साथ ये अल्प प्राण भी है। अब देखो अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, अर्धस्वर य और वो, इनको क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। इन्हें स्वर और व्यंजन के गुण होने के कारण इनको अर्धस्वर कहते हैं। तो अगर प्रश्न बनता है कि अर्धस्वर की पहचान कीजिए तो क्या आप लोग बता पाओगे, तो एक बार पहले मुझे बताइए अर्धस्वर कौन कौन से। अभी मैंने आपको बताया था अर्धस्वर, मैंने आपको 2 बताए थे, य और वो आपके जो हैं वो आपके क्या है, अर्धस्वर है। य और वो आपके क्या है, अर्धस्वर है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये य, र, ल, व जो अंतस्थ व्यंजन है ये सारे आपके क्या है, सघोष है और अल्प प्राण है। और अर्धस्वर पूछा जाएगा तो य और व आपके अर्धस्वर है। उसी प्रकार लुंठित जो आपका है र आपका लुंठित है और ल आपका पार्श्विक है। तो कई बार प्रश्न बनता है कि पार्श्विक व्यंजन की पहचान कीजिए, तो पार्श्विक व्यंजन आपका क्या होगा, ल होगा और लुंठित आपका र होगा। तो र जीभ तालू से लुढ़क कर नीचे आती है और ल में हवा जीभ के बगल से निकलती है। तो र आपका लुंठित है और ल आपका पार्श्विक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी चारों जो ये अंतस्थ व्यंजन सघोष है और अल्प प्राण है। य और वो आपके अर्धस्वर है, र आपका लुंठित है, ल आपका पार्श्विक हो जाता है। उसी प्रकार ऊष्म और संघर्षी व्यंजन मैंने आपको बताए थे, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से घर्षण, रगड़ या फिर उष्मा या फिर गर्मी पैदा होती है वो आपके ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये आपके 4 होते हैं। तीनों प्रकार के आप लोगों के जो श है, श और आपका तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श, तीनों प्रकार की श और ह आपका क्या है, ये आपके क्या है, ऊष्म और या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और ये क्या है, ये चारों जो है महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, देखो महाप्राण क्या होते हैं, जिनमें वायु मुख से बाहर निकलती, मतलब ज़्यादा। महाप्राण मैंने आपको बताया था ना एक बार, महाप्राण जिनको बोलने में मुख से अधिक हवा निकलती है वो आपके महाप्राण है। तो जो ऊष्मी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन है, तो ऊष्मी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन जो है तो ये चारों क्या है, ये आपके महाप्राण है। क्योंकि देखो जब आप लोग इनका उच्चारण करोगे तो मुख से हवा ज़्यादा बाहर निकल रही है, तो ये आपके क्या, चारों तीनों प्रकार के श और हो आपके महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, और उच्चारण स्थान अगर इनका पूछा जाएगा तो श का जो उच्चारण स्थान है ये तालव्य होता है, और ये दूसरा जो श है ये मूर्धन्य श है, और तीसरा वाला जो श है ये दंत श है। तो श ये वाला तालव्य है और ये वाला श मूर्धन्य है, और जो तीसरा श है वो दंत्य है, और जो ह है इसका उच्चारण कंठ या फिर काकल्य से होता है। इसका आपको पता होना चाहिए। और चारों जो ये है ऊष्म व्यंजन जो आप लोगों ने अभी देखे, जिनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ये आपके महाप्राण होते हैं। अब घोषत्व के आधार पर आपको बताऊं तो तीनों प्रकार के जो ये श है ये आपके अघोष कहलाएंगे, और जो आपका ह है ये आपका सघोष कहलाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। मेरा गला सूख चुका है, कन्फ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। देखो चारों के चारों महाप्राण है। अभी ये पूछेगा कि इसमें मुझे सघोष पता और अघोष पता,
तो शुरू के 3 यानी कि तीनों प्रकार के जो श हैं ये अघोष आपके हो जाएंगे और ह आपका शघोष हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों को कन्फ्यूज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना, काफ़ी सिंपल है। जो तीनों सो है ये आपके अघोष है और ह आपका सघोष कहलाएगा। और अगर प्राणत्व के आधार पर पूछेगा तो चारों आपके महाप्राण है। ठीक है, चारों। और अघोष आपके शुरू के आगे की जो 3 है ये आपके अघोष है और ह आपका शघोष हो जाएगा। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन आप लोगों ने देखे थे, 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन आप लोगों ने देखे थे, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ पर 2 व्यंजनों के मेल से ये बनते हैं। तो अक्ष आपका क और श से मिलेगा, उसी प्रकार त्र आपका त और र से बनेगा, उसी प्रकार ज्ञ आपका ज और य से बनेगा, उसी प्रकार श्र आपका श और र से बनता है। तो ये भी आपको प्रश्न बन सकता है कि जो अक्ष है किन किन के मेल से बनते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और आप लोगों ने ये भी देख लिया। और उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है, तो उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुण जो व्यंजन है उनकी संख्या दो होती है। तो इनको बोलने में भी जीभ लुढ़क कर तालू पर लगती है। ड और ढ आपकी क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर कह लीजिए आप लोगों की द्विगुण व्यंजन है। और अब अगर घोषत्व के आधार पर पूछेगा तो देखो जो ड है ये आपका शघोष है और ढ भी आपका शघोष है। दोनों आपके जो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन है ये आपके शघोष है। और अगर प्राणत्व के आधार पर पूछेगा तो ड आपका अल्प प्राण है और ढ आपका महाप्राण है। यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज नहीं करना है, ड आपका अल्प प्राण है और ढ आपका महाप्राण है। अगर घोषत्व के आधार पर पूछेगा तो दोनों शघोष है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि कई बार प्रश्न बन जाता है। अब देखो वर्णों का उच्चारण स्थान, वैसे तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है KTM 2, तो एक बार फिर से मैं आपको अच्छे से एक बार समझा लेता हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर ना हो। तो देखो कंठ और गले से आप लोग किन किन का उच्चारण करते हो, अ और आ का उच्चारण कंठ से होगा। उसके बाद क वर्ग में क ख ग घ ग इनका उच्चारण कंठ से होगा और ह का उच्चारण भी कंठ से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ह का उच्चारण भी कंठ से होता है। उसके बाद तालव्य के उच्चारण, तो तालव्य आपका ई और बड़ी ई तालव्य से इनका उच्चारण होता है। उसके बाद च वर्ग के जो 5 वर्ण होंगे च छ ज झ य इनका उच्चारण तालव्य से होगा। और साथ ही साथ जो श है इसका उच्चारण भी कहाँ से होगा, जो आपकी श है इसका उच्चारण भी तालु से होगा। और जो आपकी य है इसका उच्चारण भी आपका किससे होगा, तालु से होगा। उसके बाद जो मूर्धन्य है, मूर्धा से किस किस का उच्चारण होता है, तो मूर्धा से उच्चारण होता है री का। उच्चारण कहाँ से होता है, तो री का उच्चारण मूर्धा से होता है। और ट वर्ग के जो 5 वर्ण हैं ट ठ ड ढ ण, तो इनका उच्चारण भी कहाँ से होता है, ट ठ ड ढ ण, इनका उच्चारण भी कहाँ से होगा, मूर्धन्य से होगा। और देखो मूर्धन्य से होता है। और जो अंतस्थ व्यंजन है जिसमें र जो है इसका उच्चारण मूर्धन्य से होगा। और ये जो दूसरी प्रकार की श है इसका उच्चारण भी मूर्धन्य से होता है। उसके बाद दंत से किस किस का उच्चारण होता है, तो दंत से जो उच्चारण होता है तो ये तो वर्ग जिसमें 5 वर्ण आ जाएंगे त थ द ध न, तो ये 5 वर्ण जो आएंगे दंत से इनका उच्चारण होता है। और जो तीसरे प्रकार के श है और ल है इनका उच्चारण दंत से होता है। उसके बाद ओष्ठ से किन किन का उच्चारण होता है, तो ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ से उच्चारण होता है। और प वर्ग में जो 5 वर्ण होंगे तो ये इनका उच्चारण भी प फ ब भ म इनका उच्चारण भी किससे होगा, ओष्ठ से होगा। उसके बाद दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठों से किस किस का उच्चारण होगा, तो दंत ओष्ठ, यहाँ पर कई बार प्रश्न बनता है। तो व और फ के नीचे यहाँ पर बिंदी है ये वाला फ, तो इसका उच्चारण किससे होगा, इसका उच्चारण दंतोष्ठ से होगा। तो दंतोष्ठ से इन दोनों का उच्चारण होता है। दांत और ओठ से जो उच्चारण होता है व और फ से होता है दांत और ओठ, दंतोष्ठ जिसको कहते हैं, व और फ जिसके नीचे बिंदी लगी है इनका उच्चारण होता है। और कंठ तालव्य से किसका उच्चारण होता है, कंठ और तालव्य से ए और आई का उच्चारण कंठ और तालु से होता है, कंठ तालव्य जिसको कहते हैं। और कंठोष्ठ से किसका उच्चारण होता है, तो ओ और आउ आपका जो हो गया कंठ और ओष्ठ ओठ, कंठोष्ठ जिसको कहते हैं कंठ और ओठ से ओ और आउ का उच्चारण होता है। तो यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जहाँ पर मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। और नासिक के नाक से तो प्रत्येक जो वर्ग है उसका जो पंचम वर्ण है, जैसे ग य ण न और म, तो इनका जो उच्चारण होता है नासिक से होता है। और जो आपका क्या है अंग यानी कि अनुस्वार आपका जो है
इसका उच्चारण भी नासिक से होता है। उसके बाद दंतमूल जिसको वत्सर्य भी कहते हैं, तो ये कौन कौन से दंतमूल आपके ल, र, न, ये मूल रूप से दंत भी होते हैं लेकिन उच्चारण मसूड़ों के पास से होता है। तो दंतमूल अगर आता है तो ल, र, न, तो ये दंतमूल वत्सर्य भी है। तो कई बार प्रश्न बन जाता है कि वत्सर्य यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर ल, र और न आपके वत्सर्य। तो ये मैंने आपको यहाँ पर विस्तार से पूरी समझाने की कोशिश कर दी है वर्ण जो वर्णों का उच्चारण है। तो इसकी भी आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए इसका, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। और यहाँ पर काफ़ी सिंपल वे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी यहाँ से जितने प्रश्न बनने वाले हैं यहीं पर से बनेंगे, इसके बाहर आप लोगों का एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।